हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। बिहार जीविका भर्ती 2025 के ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो क्वेश्चन आंसर की आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही, 17वीं प्रैक्टिस सेट है हमारी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि गैर फार्म आजीविका यानी नॉन फार्म लिवलीहुड्स क्यों महत्वपूर्ण है। जो नॉन फार्म लिवलीहुड्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई आय नहीं जोड़ते हैं। दूसरा, वे केवल मौसमी गतिविधियों के दौरान ही आय प्रदान करते हैं। और तीसरा कह रहा है कि वे कृषि की मौसमी अनिश्चितता के दौरान आय का एक स्थिर वर्ष भर का स्रोत प्रदान करते हैं। या चौथा कह रहा है केवल शहरी क्षेत्रों में ही संभव है। तो आपको पता है कि दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक ऑफ फार्मिंग आपका मिलता है, इसमें ऑफ फार्मिंग होता है और एक नॉन फार्मिंग होता है। ठीक है, तो जो गैर फार्म आजीविका होती है वो क्या होती है, तो वो होती है आपकी केवल कृषि की मौसमी अनिश्चितता के दौरान आय का एक स्थिर यानी परमानेंट और वर्ष भर स्रोत प्रदान करता है। ठीक है, जैसे आप किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं या कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब है, यानी खेती से रिलेटेड नहीं होती है वो। ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी गैर फार्मिंग होती है। एक ऑफ फार्मिंग होती है जो खेती से ही संबंधित होती है लेकिन डायरेक्ट खेती से नहीं जुड़ी होती है। जैसे कोई व्यक्ति है जो जैसे ड्राइवर कोई है, ले लीजिए, जो ट्रैक्टर चलाता है और उसके माध्यम से खेती करता है, तो किसान तो खेती करेगा लेकिन जो ट्रैक्टर चलाएगा, जो ट्रैक्टर चलाता है या हार्वेस्टर वगैरह जो चलाते हैं वो क्या कराते हैं, ऑफ फार्मिंग में आएंगे। ठीक है, और गैर फार्मिंग में आपका क्या होता है, आप कोई दुकान वगैरह करते हैं, किसी शॉप पे काम करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपका ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, गैर फार्म क्षेत्र कृषि से स्वतंत्र होता है और आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करके जोखिम को कम करता है। जैसे खेती में सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है कि अगर मान लीजिए पैदावार अच्छी नहीं हुई तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है, किसान की जो पूरी आय होती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसीलिए उसे एक गैर कृषि क्षेत्र में से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे वो अगर वो काम करता है या कहीं मजदूरी वगैरह करता है तो उसका जो इनकम होता है पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये 22वां प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, 22वां हो गया। कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यमों यानी मैक्रो एंटरप्राइजेस के संवर्धन में एंटरप्राइज सीआरपी, ठीक है, एंटरप्राइज सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है, पूछ रहा है। यहाँ पे माइक्रो उद्यम की बात कर रहे हैं, यानी माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी सूक्ष्म उद्यमों के लिए सरकारी सब्सिडी की राशि तय करना। दूसरा है नए उद्यमियों को व्यवसाय योजना बनाने, बाजार विश्लेषण करने और व्यवसाय चलाने में मार्गदर्शन और सलाह देना। तीसरा कह रहा है कि केवल कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए कच्चे माल का आयात करना ये होता है। तो सूक्ष्म जो उद्यम होते हैं, आपको पता है कि उद्यम जो कई टाइप्स के होते हैं, एक मीडियम होता है, एक लार्जर स्केल पे होता है और एक माइक्रो यानी छोटे स्तर पे होता है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि इंटरप्राइजेस सीआरपी की मुख्य भूमिका क्या है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नए उद्यमों को व्यवसाय योजना बनाना और बाजार विश्लेषण करने और व्यवसाय चलाने में मार्गदर्शन और सलाह देने का काम ये करता है। मान लीजिए किसी ने अभी हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस की अपने अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, कैसे चलाना होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कोई अगर नया बंदा आता है तो उसको वो सारी चीज़ें नहीं पता होती है उतना बेटर तरीके से। ठीक है, तो ये सलाह देना वगैरह, व्यवसाय कैसे चलाने, ये सारी काम ये करते हैं। कह रहा है कि एंटरप्राइज सीआरपी अनुभवी व्यवसायी होते हैं जो नए स्वयं सहायता समूह उद्यमियों को तकनीकी और प्रबंधकीय सलाह देने का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मेंबर होता है वो बिजनेस से रिलेटेड मेंबर होता है। ठीक है, यानी बिजनेस स्किल प्रोवाइड कराता है कि बिजनेस को कैसे रन करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी स्किल वगैरह होते हैं वो सिखाने का काम करते हैं इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए शुरुआती पूंजी यानी स्टार्टअप कैपिटल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। यानी कोई भी अगर मान लीजिए एक कोई बंदा है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो स्टार्टिंग में पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसका स्रोत क्या है पूछ रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्रोत क्या है ये पूछ रहा है। तो केवल व्यक्तिगत सदस्यों की बचत। दूसरा है ग्राम संगठनों से सीआईएफ ऋण और बैंक लिंकेज ऋण।
और तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक उद्यम के लिए सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना। या चौथा कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए कच्चा माल प्रदान करना। तो स्वयं सहायता समूह, यहाँ पे बात करें कि स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित उद्यमों के लिए शुरुआती पूंजी कहाँ से आती है, तो वो आता है आपका ग्राम संगठन से CIF ऋण बैंक लिंकेज के माध्यम से होता है। ठीक है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो होता है अपना एक तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन से वो पैसा लेता है, उसके बाद CLF से लेता है, यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन से लेता है। और क्लस्टर लेवल फेडरेशन ये पैसा कहाँ से लेता है, तो ये पैसा बैंक से लेता है। ठीक है, तो ये पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होता है ये आप समझ लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आता है, सेकंड पे आपका VO आता है, और थर्ड पे क्लस्टर लेवल फेडरेशन आता है। तो पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो इन्हीं के माध्यम से होता है। CIF और बैंक ऋण मिलकर सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने के लिए आवश्यक सबसे बड़ी पूंजी प्रदान करें, यानी ऋण के रूप में आपको क्या होता है कि CIF बैंक से पैसा लेता है, और वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मेंबर होता है जिसको बिजनेस स्टार्ट करना है या उद्यम स्टार्ट करना है उसको ये पैसा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यमों के संवर्धन में व्यावसायिक इंक्यूबेशन का क्या महत्व है। ठीक है, व्यावसायिक जो इंक्यूबेशन है यानी बिजनेस इंक्यूबेशन जो है उसका इंपॉर्टेंट पूछ रहा है सूक्ष्म उद्यम में। ठीक है, छोटे स्तर पे जो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें। तो यह केवल व्यावसायिक उत्पादों की ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा, यह उद्यमियों को एक निश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से स्थापित हो सके। तीसरा कह रहा है कि यह केवल सूक्ष्म उद्यमों के लिए कानूनी सलाह प्रदान करता है। और चौथा कह रहा है कि यह केवल एक निश्चित फसल के लिए कृषि ऋण प्रदान करने का काम ये करता है। ठीक है, तो जब कोई भी व्यावसायिक इंक्यूबेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, तो ये होगा आपका, यह उद्यमियों के एक निश्चित अवधि के लिए प्रशिक्षित, मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचे ने बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसकी सहायता प्रदान करता है ताकि स्वतंत्र रूप से स्थापित हो सके। कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है स्टार्टिंग में तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता है कि कैसे इसको रन कराना है, तो ये जो क्या करते हैं वही काम कराते हैं कि उनको प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे बिजनेस को करना है। ठीक है, मार्गदर्शन वगैरह देते हैं और जो भी बेसिक जो चीज़ें उनको चाहिए वो प्रोवाइड कराने का काम ये करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो B होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। व्यावसायिक इंक्यूबेशन का उद्देश्य नए उद्यमों को बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करके उनके अस्तित्व दर को बढ़ाना होता है। यानी कोई भी ऐसा ना हो कि कोई मान लीजिए कोई नया बिजनेसमैन आया और उससे बिजनेस रन कराने का भी मतलब उतना पता नहीं है, तो क्या हो गया, उसका बिजनेस जो है बेकार हो गया, ठप हो गया। तो ऐसा नहीं है, उसको मार्गदर्शन किया जाता है ताकि वो भी जम जाए बिजनेस में। ठीक है, कह रहा है कि गैर फार्म आजीविका में बाजार मांग यानी मार्केट डिमांड का आकलन करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो ताकि वे उन उत्पादों का उत्पादन किया जा सके जो बाजार में पहले से ही प्रचलन में है। दूसरा कह रहा है कि ताकि सरकार से अधिकतम सब्सिडी प्राप्त की जा सके। तीसरा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि समूह के उत्पादन बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और लाभदायक बिक्री की संभावना। और चौथा कह रहा है कि उत्पादन में प्राकृतिक पूंजी का उपयोग पूरी तरह से समाप्त करना। तो बाजार मांग का मतलब होता है डिमांड, यानी मार्केट में कैसा डिमांड है, और मार्केट में डिमांड कौन क्रिएट करता है, तो मार्केट में डिमांड हमें लोग क्रिएट करते हैं, यानी जो उपभोक्ता होता है वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है। तो जब गैर फार्मिंग जो है, नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ होती है, जो आजीविका का स्रोत है, उसमें जो आकलन किया जाता है बाजार की मांग का आकलन क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि समूह के उत्पादन बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और लाभदायक बिक्री की संभावना रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाजार में किसी खास प्रकार की जो डिमांड होती है, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी जो जैसे नए नए फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, जैसे अभी आपका जो रिसेंट में बहुत सारी फॉर्म चल रही हैं, गवर्नमेंट जॉब की आई है, या आपका जो मान लीजिए ये बिहार जीविका का ही फॉर्म है। तो जैसे ही बिहार जीविका का फॉर्म आया वैसे ही डिमांड क्या हुआ कि क्लासेस चाहिए, बिहार जीविका की क्लासेस चाहिए। तो क्लासेस क्या किया जाता है कि जैसे ही मार्केट में डिमांड आता है तो ये भी एक डिमांड ही तो क्रिएट कर रहा है। आपकी जो क्लासेस चाहिए बिहार जीविका की वो भी तो एक डिमांड ही है कि मार्केट में, क्योंकि फॉर्म आया है तो अब क्या हो गया कि क्लासेस चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और क्लासेस चाहिए, एग्जाम होने वाला है।
तो ये भी एक तरह का मार्केट डिमांड ही होता है कि वो डिमांड कौन क्रिएट करता है, तो स्टूडेंट क्रिएट करता है। और इसके इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि जो सिलेबस वगैरह कवर करने के लिए फीस वगैरह और जो भी जो चीज़ें होती है वो प्रोवाइड कराते हैं आपको, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का डिमांड है। वैसे जैसे शादी वगैरह का सीज़न आता है तो वस्तुओं के जो कपड़े वगैरह है या अन्य बहुत सारी जो चीज़ें उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो सेम चीज़ें इसमें भी होती है, ठीक है। तो मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड होगा उसी टाइम पे वो चीज़ें बिकती हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन करने से बिक्री और लाभ की संभावना बढ़ जाती है और उसमें उद्यम टिकाऊ बनता है। मान लीजिए मार्केट में डिमांड किसी और चीज़ की है और आप बेच कुछ और रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपका जो बिजनेस है वो रन नहीं कर पाएगा अच्छे से। और अगर आपको अच्छे से रन करना है तो बाजार की जो डिमांड होती है उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों द्वारा मूल्य श्रृंखला विकास यानी वैल्यू चेन डेवलपमेंट में शामिल होने का क्या अर्थ है, ठीक है। आपको पता है कि क्लासेस में वैल्यू चेन को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि कैसे होता है और किस तरह से ये वन बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें फिगर के माध्यम से भी समझाई थी आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि वे अपने उत्पादों को केवल एक ही ग्राहक को बेचते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि वे कच्चे माल की खरीद से लेकर अंतिम उत्पादन के विपणन तक की पूरी प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। तीसरा कह रहा है कि वे केवल CIF से ऋण लेते हैं। और चौथा कह रहा है कि वे केवल अपने उपभोग के लिए उत्पादों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो मूल्य श्रृंखला होती है, जो वैल्यू चेन होती है, उसमें शामिल क्यों किया जाता है, सूक्ष्म उद्यमों को उसमें क्यों ऐड किया जाता है। तो वे क्या करते हैं, वे अपने कच्चे माल की खरीद से लेकर अंतिम उत्पादन के वितरण तक पूरी प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि खेत का जैसे धान का उदाहरण लेकर मैंने समझाया था, किसी ने कोई एक किसान है, धान का फसल उत्पादन करता है, उत्पादन के बाद क्या करता है, कटाई वगैरह उसकी की जाती है, फिर इसको क्या किया जाता है, मिलिंग की जाती है, यानी राइस मिल में जो उसको कुटाई की जाती है और चावल को निकाला जाता है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो सेम चीज़ें इसमें भी होती हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कच्चा माल चाहिए, आप कच्चा माल लाते हैं, फिर उसको प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसका पैकेजिंग वगैरह करते हैं, मार्केट्स में सप्लाई करते हैं और बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हुए अंतिम उपभोक्ता के पास पहुंचता है, ठीक है। जैसे आपका कपड़ा है, आपने जो कपड़ा पहना है वो क्या हुआ होगा, पहले तो कपास का किसान ने उत्पादन किया होगा, ठीक है, फिर कपास को उसने कटाई वगैरह की होगी, किसी कंपनी को बेचा होगा, उस कंपनी ने उससे धागा वगैरह बनाया होगा, ठीक है, उसके बाद कपड़ा आपका बना होगा, फिर कटाई वगैरह सिलाई वगैरह पैकेजिंग करके लास्ट में आपके पास आई है, ठीक है। तो यही जो वैल्यू चेन होती है, आपका मूल्य श्रृंखला जो होती है वही होती है आपकी, ठीक है। मूल्य श्रृंखला विकास का अर्थ है उत्पादन के सभी चरणों में दक्षता और मूल्य जोड़ना। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसान ने जो फसल उत्पादन किया, जैसे कपास का उत्पादन किया, तो मान लीजिए उसने 50 रुपये पर केजी पे बेचा उसको, ठीक है, 50 रुपये पर केजी पे बेचा, कंपनी ने उसको पर केजी 50 रुपये खरीदा। और उससे वो कितना धागा वगैरह बनाता है, जो धागा कंपनी है धागा बनाया और उसने 60 रुपये पर केजी धागा को बेचा, ठीक है। अब कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, उसने धागा को खरीदा और उससे कपड़ा वगैरह बनाए। तो वैसे क्या होता है कि अपनी अपनी जो वैल्यू होती है, अपना अपना जो लाभ होता है वो ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कौशल विकास योजना DDU-GKY का पूरा नाम क्या है। तो ग्रामीण किसान आजीविका योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, जिला गरीब उन्मूलन कार्यक्रम है, या डिजिटल विकास और ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम है। तो आपको पता है जो DDU-GKY का पूरा नाम क्या है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। इसमें क्या किया जाता है कि युवाओं के लिए, ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और प्लेसमेंट प्रदान करने वाली योजना इसको माना जाता है। इसमें जो ग्रामीण युवा होते हैं उनको जो मार्केट के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह देने का काम किया जाता है। कह रहा है कि RSETI यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था का मुख्य फोकस क्या है। तो गरीब परिवारों को केवल मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, या ग्रामीण गरीब युवाओं को बैंक वित्त पोषित स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना है, या सूक्ष्म उद्यमों के लिए केवल कानूनी सलाह देना, या केवल उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करने का काम इसमें किया जाता है।
तो जो आपका RSETI है यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण जो संस्था है उसका मुख्य फोकस क्या होता है, तो ग्रामीण गरीब युवाओं को बैंकिंग, वित्त पोषण, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करने का काम उसमें किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। इसका उद्देश्य जो होता है युवाओं को उद्यमशीलता यानी उद्यमिता कौशल प्रदान करना और उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए तैयार करना। यानी कोई भी कौशल वश लेते हैं और स्किल वगैरह लेते हैं तो उससे क्या करें, आगे जाके बिजनेस स्टार्ट कर से इसके लिए पर्पज से दिया जाता है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए कौशल विकास में निवेश करने का उद्देश्य SLF की किस पूंजी को बढ़ावा देता है, तो प्राकृतिक पूंजी, वित्तीय पूंजी, मानव पूंजी या भौतिक पूंजी। तो आपको पता है कि कौशल विकास जो होता है, कौशल विकास में आप कोई भी स्किल लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो क्या होती है, मानव पूंजी में आती है। आपका आप जैसे टीचिंग का जो स्किल है मेरा, तो वो क्या होगा, मेरी मानव पूंजी में आएगी। ठीक है, आपने कोई भी स्किल अगर गेन की है तो वो क्या होती है, आपकी मानव पूंजी में आती है, क्योंकि वो स्किल मेरे अंदर है। ठीक है, कह रहे हैं कि कौशल विकास सीधे व्यक्ति के ज्ञान, योग्यता और स्वास्थ्य में सुधार जो होता है, ये आपको पता ही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM के तहत कौशल विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे पारंपरिक प्रशिक्षण से अलग करती है, तो यह केवल ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है। दूसरा है, यह प्रशिक्षण के बाद यह निश्चित अवधि के लिए नौकरी या प्लेसमेंट की गारंटी देता है। यह केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह केवल गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होता है। तो आपको पता है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसके तहत जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि यह नौकरी के लिए या प्लेसमेंट की गारंटी देता है। यानी अगर उसने ट्रेनिंग आपको दी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो आपको किसी न किसी प्राइवेट जॉब में कहीं पे भी आपको सेटल कर दे। ठीक है, ताकि आपने जो ट्रेनिंग ली है उसका एक बेनिफिट आपको मिल सके। DDU-GK योजना प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रदान करने पर जोर देते हैं और इसकी मुख्य विशेषता है। यानी अगर आप जैसे आप डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो क्या होता है कि कॉलेज आपको इंटरव्यू वगैरह प्रोवाइड कराती है, कॉलेज में ही आप इंटरव्यू देते हैं और आपका सिलेक्शन होता है और आप किसी कंपनी में लग जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 सालों के लिए लगते हैं, तो लेकिन वो आपको क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड कराती है, जॉब प्रोवाइड कराती है, आपको एक्सपीरियंस गेन कराती है। उसके बाद आप 1-2 साल बाद काम करने के बाद आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें भी होता है। बाजार लिंकेज में समूह विपणन यानी कलेक्टिव मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो उत्पादन की लागत बढ़ना है या बिचौलियों को हटाना जिससे उत्पादन को अधिक मूल्य प्राप्ति यानी प्राइस रियलाइजेशन हो, या सरकार से बिना किसी ब्याज के ऋण प्राप्त करना, या केवल स्थानीय गांव के बाजार में बेचना होता है। तो जो सामूहिक विपणन होता है, कलेक्टिव जो आपका होता है, कलेक्टिव मार्केटिंग होती है, यानी एक जो मेंबर्स होते हैं, सभी मेंबर्स क्या करते हैं, एक जगह अपना सामान इकट्ठा करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, और सभी एक साथ बेचते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बिचौलियों को हटाना जिससे उत्पादन को अधिक मूल्य प्राप्ति यानी प्राइस रियलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। सामूहिक विपणन किसानों को बेहतर सौदेबाजी की शक्ति देता है और लाभ का एक बड़ा हिस्सा सुनिश्चित करने का काम ये करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाजार लिंकेज के लिए स्वयं सहायता समूहों को GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जोड़ने का क्या महत्व है। ठीक है, तो इससे पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि GEM केवल निजी कंपनियों के लिए है, सरकारी खरीदारी के लिए नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यह स्वयं सहायता समूह को सरकारी विभागों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक बड़ा पारदर्शी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। और तीसरा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को केवल हस्तशिल्प बेचने की अनुमति देता है। यह चौथा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को केवल ऋण बैंक प्रदान करने का काम ये करता है। तो यहाँ पे GEM को ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पे भी ई लगता है नहीं, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सरकारी विभागों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बड़ा पारदर्शी ऑनलाइन मंच प्रदान करने का काम ये करता है। जैसे आप अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट या जो भी अन्य जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए, ये क्या होता है, ई प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि GEM सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच प्रदान करता है।
यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादन की ब्रांडिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो उत्पादों की गुणवत्ता पर ग्राहकों के विश्वास और पहचान को बढ़ावा देने के लिए होता है। उत्पादों की गुणवत्ता पर ग्राहकों के विश्वास और पहचान, एक मिनट, ये दो ऑप्शन एक ही बार हो गया। ओके, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही बेचे जाएं। यह चौथा कह रहा है कि यह केवल किसानों की सामूहिक खेती को आसान बनाने का काम करता है। तो ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, तो यह उत्पादों की गुणवत्ता और ग्राहकों की विश्वास की पहचान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहीं भी खरीदारी वगैरह करने जाते हैं कपड़ा या कोई भी चीज़ का, तो आप ब्रांड देखते हैं कि कौन सा ब्रांड है, तो आपको पता होता है कि इस ब्रांड के कपड़े वगैरह होते हैं, कुछ उनकी फीचर्स होते हैं, ठीक है, कुछ उनमें खूबियाँ होती है जिसकी वजह से वो ब्रांडिंग उसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। ब्रांडिंग ग्राहक के दिमाग में उत्पादन के लिए पहचान, विश्वास और प्रतिष्ठा स्थापित करती है। आपको पता है कि बहुत सारे कपड़े की ब्रांड्स है, बहुत सारी अन्य भी चीज़ों के ब्रांड्स वगैरह होते हैं, शैम्पू वगैरह हो गए या शॉप वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, तो आप सेलेक्टिव ब्रांड्स का यूज करते हैं, ठीक है। सामुदायिक विपणन में फेडरेशन की क्या भूमिका है, तो उत्पादन की जिम्मेदारी व्यक्तिगत सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों पर छोड़ देना, या विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण और परिवहन के लिए सामूहिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करना, सामुदायिक निधि की राशियों को आप अपने पास रखना और स्वयं सहायता समूह को ऋण नहीं देना, या केवल उत्पादों को पैक करने के लिए श्रम प्रदान करना। तो आपको पता है जो सामुदायिक विपणन में फेडरेशन की क्या भूमिका होती है, तो फेडरेशन की भूमिका जो होती है आपकी, जो आपका वीयू और क्लस्टर है वह विपणन की गुणवत्ता नियंत्रण और परिवहन के लिए सामूहिक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करने का काम ये करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि जो फेडरेशन है आपका सामूहिक रूप से कार्य करके सदस्यों के लिए बाजार में पहुंच और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ावा देने का काम ये करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आजीविका संवर्धन के तहत उत्पाद समेकन यानी प्रोडक्ट एग्रीगेशन का क्या अर्थ है, प्रोडक्ट एग्रीगेशन का क्या अर्थ है ये पूछ रहे हैं। तो विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के छोटे छोटे उत्पादों को एक साथ एकत्र करना ताकि थोक बिक्री संभव हो सके। दूसरा कह रहा है कि केवल कृषि उत्पादों का उत्पादन करना, या तीसरा कह रहा है कि सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजी को कम करना, या चौथा कह रहा है कि बाजार लिंकेज को पूरी तरह से समाप्त करने का काम इसमें किया जाता है। तो जो उत्पादन समेकन होता है यानी प्रोडक्ट एग्रीगेशन होता है, इसका मतलब होता है कि विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को छोटे छोटे उत्पादों के साथ एकत्र करना ताकि थोक बिक्री संभव हो सके, ठीक है। उत्पादन समेकन थोक बिक्री के लिए आवश्यक मात्रा सुनिश्चित करता है जो बड़े बाजारों के लिए आवश्यक होते हैं आपके। अगला प्रश्न कह रहा है कि गैर फॉर्म आजीविका के अंतर्गत पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं किस प्रकार की आजीविका के उदाहरण हैं। तो पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं आपको पता है आपको सर्विस सेक्टर में आती है, ठीक है। सेवा क्षेत्र से संबंधित आपको पता है कि एक आपका जो कृषि क्षेत्र होता है, फिर आपका औद्योगिक क्षेत्र होता है, एक सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। 3 क्षेत्र होते हैं जो आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें, ठीक है। तो ये आपका सर्विस सेक्टर के तहत आता है। कह रहा है कि पर्यटन और आतिथ्य जो है आपका सर्विस सेक्टर का हिस्सा है, ओके। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों आवश्यक है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूछ रहे हैं। तो कह रहा है कि यह केवल उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने के लिए है। दूसरा कह रहा है कि यह सदस्यों को ऋण, बचत, बीमा और पुनर्भुगतान के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। तीसरा कह रहा है कि यह केवल ग्रामीण युवाओं के लिए आवश्यक है, और चौथा कह रहा है उन्हें बैंक जाने से पूरी तरह से बेचने में मदद करता है। तो आपका जो फाइनेंशियल जो वित्तीय साक्षरता है वो क्यों आवश्यक है, तो वो होती है आपके सदस्यों को ऋण, बचत, बीमा और पुनर्भुगतान के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। आपकी जो फाइनेंशियल जो साक्षरता होती है कि कोई फॉर्म वगैरह, जैसे आप पैसे का लोन वगैरह लेने जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है या उसका प्रोसेस क्या है, बचत जो आपके सेविंग्स अकाउंट है उसके बारे में जो जानकारी है, या जो भी चीज़ें हैं फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको अगर नॉलेज होगी तो वो बेस्ट होती है, ठीक है। कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता सदस्यों को अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने और बैंक लिंकेज कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता प्रदान करती है।
कह रहा है कि सामुदायिक निवेश निधि को आजीविका संवर्धन में एक उत्प्रेरक यानी पूंजी कैटलिस्टिक कैपिटल क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि एक बार अनुदान है और जिसका पुनर्भुगतान आवश्यक नहीं है। दूसरा कह रहा है क्योंकि ग्रामीण गरीबों को बड़े बैंक ऋणों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच से प्रेरित करता है। तीसरा कह रहा है क्योंकि इसका उपयोग केवल फॉर्म आजीविका के लिए किया जाता है। या चौथा कह रहा है कि यह केवल CIF सदस्यों को ही दिया जाता है। तो आपको पता है जो आपका उत्प्रेरक कैपिटल पूंजी होती है यानी कैटलिस्टिक जो पूंजी होती है वो क्यों कहा जाता है इसको, CIF को? तो ये क्योंकि यह ग्रामीण गरीबों को बड़े बैंक ऋणों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच प्रदान करने में प्रेरित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा। कह रहे हैं कि CIF विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है जिससे बड़ी वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है। कह रहा है कि आजीविका संवर्धन के किस हस्तक्षेप में सामुदायिक कैलेंडर यानी कम्युनिटी कैडर का उपयोग शामिल नहीं है? तो बैंक लिंकेज के लिए बैंक सखी द्वारा, पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पशु सखी का उपयोग, कृषि पद्धतियों पर कृषि सखी द्वारा प्रशिक्षण या सूक्ष्म उद्यमों के लिए वाणिज्य बैंक शाखाओं से सीधे ऋण का वितरण। तो सामुदायिक जो कैडर होता है वो किस में शामिल नहीं है? तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए वाणिज्यिक बैंक शाखाओं से सीधे ऋण का वितरण जो में सामुदायिक कैडर सम्मिलित नहीं होता है आपका। बैंक द्वारा वितरण एक औपचारिक वित्तीय प्रक्रिया है, सामुदायिक कैडर का उपयोग इसमें सीधे शामिल नहीं होता है। ठीक है, सामुदायिक कैडर का मतलब होता है कि मिलजुल कर जो लोग आते हैं, इकट्ठा जो लोग आते हैं ना। समुदाय का मतलब होता है कि बहुत सारे उसमें लोग होते हैं। आजीविका संवर्धन के लिए किसी हस्तक्षेप की स्थिरता है यानी सस्टेनेबिलिटी का क्या अर्थ है? तो हस्तक्षेप को केवल सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए वित्त पोषित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि लाभ सकारात्मक परिणाम बाहरी समर्थन के बिना समय के साथ जारी रहे। तीसरा कह रहा है कि स्वयं सहायता समूहों को केवल एक ही प्रकार की आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना या केवल प्राकृतिक पूंजी पर निर्भरता होती है। तो आजीविका संवर्धन में जो आपका स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी है वो क्या है? उसका मतलब होता है कि यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सकारात्मक परिणाम उसका बाहरी समर्थन के बिना भी समय पर जारी रहे, यानी जो पॉजिटिव ग्रोथ होनी चाहिए इसमें। ठीक है, कह रहा है कि स्थिरता का अर्थ है स्वयं सहायता समूह को और उनके उद्यम आत्मनिर्भरता को जाते हैं और अपने दम पर विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। और ये आज के आपके 20 प्रश्न थे। अब आपको बताना है कि 20 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया और कितने प्रश्न आपके गलत हुए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।